आज हम इस वीडियो में कांग्रेस के 10 सालों को कंपेयर करेंगे बीजेपी के 10 सालों के साथ। कांग्रेस के 10 साल यानी कि 2004 से लेकर 2013 और बीजेपी के 10 साल यानी 2014 से लेकर 2023। और हम ये डिस्कस करेंगे कि इन 10 सालों में दोनों पार्टीज ने अपने अपने कार्यकाल में देश की इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया। Victory and defeat are not new to भारतीय जनता पार्टी। नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से। Narendra Modi government at the center, a name that has become synonymous with India. Can Rahul Gandhi's yatra take on the BJP juggernaut in 2024? और इस वीडियो की डिस्कशन को हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल इन्फ्लेशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे टोटल डेट्स के बारे में, क्योंकि किसी भी सरकार को देश चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। अब वो रेवेन्यू खुद से कमाते हैं या बाहर से डेट लेते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और चौथे और आखिरी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में, जिसका मतलब है सरकार ने जितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। किसी भी देश की इकोनॉमी को मेजर करने के लिए सबसे क्रूशियल इंडिकेटर होता है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा, जीएनपी जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह वगैरह। लेकिन इस वीडियो की डिस्कशन को स्टैंडर्डाइज रखने के लिए हम जीडीपी को कंसिडर करेंगे और सारे कंपेरिजन जीडीपी के हिसाब से करेंगे। हम इसकी ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन जीडीपी का एक बेसिक मतलब जानना जरूरी है। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी एक देश की बाउंड्री में, किसी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका फाइनल मार्केट प्राइस। जीडीपी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया की जीडीपी को कंपेयर करें कि कांग्रेस के कार्यकाल में इंडिया की जीडीपी क्या थी और बीजेपी में क्या थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में यूपीए 1 के टाइम पे 2004 में देश की जीडीपी ग्रो कर रही थी 7.5% के रेट से, जो 2005 में बढ़ के हुई 7.9, फिर 8%, 2007 में 7.66 और 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन था तो जीडीपी का रेट कम होकर 3.09% पे आ गया। उसके बाद ये फिर से बढ़ा 7.8%, फिर 8%, फिर 5%, 5, 6। सो यहाँ पे अगर आप 10 सालों की एवरेज निकालेंगे कि कांग्रेस के टाइम पे एवरेज जीडीपी ग्रोथ इंडिया का क्या था, तो वो है 6.8%। वहीं अगर हम बीजेपी के कार्यकाल में जीडीपी को देखें, 2015 में जीडीपी ग्रो कर रही थी 8% के हिसाब से, फिर 8.26%, 2017 में 6%, 2018 और 19 में ये थोड़ी सी गिरी 6% और 3.87%, क्योंकि बीजेपी ने डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ा। उसके बाद 2020 में जब कोविड आउटब्रेक हुआ तो जीडीपी नेगेटिवली ग्रो कर रही थी, यानी -5.83% के रेट से। फिर कोविड के नेक्स्ट ईयर ही 2021 में जीडीपी ने बहुत फास्ट रेट से ग्रो किया 9.05%, उसके बाद 7%, और अभी 2023-24 के फिस्कल ईयर में जीडीपी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 6.5%। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के फर्स्ट टर्म में जीडीपी काफी अच्छे परसेंटेज से ग्रो कर रही थी, और कोविड के आने से पहले एवरेज जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज था 7.4%। लेकिन अगर आप कोविड को भी इंक्लूड करें तो बीजेपी के टोटल 10 सालों में जीडीपी एवरेज 5.4% के हिसाब से बढ़ी है। सो अगर आप दोनों पार्टीज के कार्यकाल में जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ को एक ग्राफ में डाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टैटिक रहा है, यानी ऑन एन एवरेज 6.5% से लेकर 7.3% के बीच में। आपको 2 बार डिप देखने को मिलेगा, एक बार 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन था और दूसरी बार 2020 में जब कोविड आउटब्रेक हुआ था। और इन टोटल 20 सालों में आप देखेंगे जीडीपी अपने पीक पे थी 2021 में, जब इकोनॉमी अपने हाईएस्ट रेट से ग्रो कर रही थी 9.7%। सो अगर आप इंडिया की जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज को कंपेयर करना चाहते हैं ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज से, सो 1980 से लेकर अभी तक 2% से 5% के बीच में रही है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज। सो कांग्रेस के टाइम पे भी जीडीपी का एवरेज ग्रोथ परसेंटेज जो कि 6.8% था, वो ग्लोबल से ज्यादा था।
और बीजेपी के टाइम पे भी चाहे आप 5.4 लें या आप 7.3 लें, वो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज से ऊपर था। सो जीडीपी की डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले हम एक बार जीडीपी के एब्सोल्यूट नंबर्स पे भी नजर डाल देते हैं। 2004 में जब कांग्रेस शासन में आई थी तो इंडिया की जीडीपी थी $700 बिलियन, जो 2014 में बढ़ के हो गई थी ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन, यानी 10 सालों में 3 टाइम्स ग्रोथ, जहां पे बीच में एक बार 2008 में ग्लोबल रिसेशन भी आया था। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी जब 2014 में शासन में आई थी, इंडिया की जीडीपी थी $2 ट्रिलियन, जो 2023 में बढ़ के हो गई ऑलमोस्ट 3.7 ट्रिलियन, यानी कि 10 सालों में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ग्रोथ। और यहां पर भी बीच में एक एडवर्सिटी आई थी 2020 में, कोरोना वायरस। यहां से हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 में, जहां पे हम दोनों पार्टीज के कार्यकाल में देश में इन्फ्लेशन का क्या हाल था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब कांग्रेस शासन में आई तो यूपीए 1 के टाइम पे 2004 में इन्फ्लेशन का रेट था 3.77%, जो बढ़ के हो गया नेक्स्ट ईयर 4.25%, फिर 5%, 6%, 8, 10, 11, ये वो टाइम है जब ग्लोबल रिसेशन था। उसके बाद ऑलमोस्ट 9% 2011 में, फिर 9%, फिर 2013 में फिर से बढ़ के 10% के आसपास। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें, जो बीजेपी जब शासन में आई 2014 में, तो पहले साल इन्फ्लेशन का रेट था 6.67%, फिर ये कम हो गया 4.9%, 4.95%, 2017, 18, 19 में और कम हो गया ऑलमोस्ट 3.5% के एवरेज के हिसाब से। 2020 में जब कोविड आउटब्रेक हुआ तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया 6.2%, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये फिर से कम हो गया 5.13% और 6.7%। सो यहाँ पे अगर आप पिछले 20 साल की इन्फ्लेशन परसेंटेज को एक ग्राफ में डाल के देखें तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस के टाइम पे इन्फ्लेशन परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू बीजेपी के 10 साल। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की बार दिख रही होगी, जिसका मतलब है कि आरबीआई ने 2% से 6% का एक टॉलरेंस बैंड दिया हुआ इन्फ्लेशन को लेके। आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि बीजेपी के टाइम पे इन्फ्लेशन परसेंटेज क्या था और कांग्रेस के टाइम पे क्या था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑलमोस्ट 52% से प्राइसेस बढ़ गए थे फूड एंड बेवरेजेस के, फ्यूल के, लाइट और ट्रांसपोर्ट के। लेकिन उसके बाद भी इंडिया की इन्फ्लेशन में इतना फर्क नहीं आया, क्योंकि इंडिया ने वेस्ट और यूएस के प्रेशर में आके रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको इन्फ्लेशन के परसेंटेज में दिख रहा है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 में, और यहां पे हम बात करेंगे कि दोनों पार्टीज ने अपने अपने कार्यकाल में कितना लोन लिया। अब किसी भी देश को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, या तो पैसा आपका खुद का रेवेन्यू हुआ जो आपने टैक्सेस या फीस से कमाया है, या फिर आपको पैसा लोन लेना पड़ेगा। अब ये लोन इंटरनल डेट भी हो सकता है, एक्सटर्नल डेट भी हो सकता है। 2004 में जब कांग्रेस शासन में आई थी तो भारत सरकार का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट था 22 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2014 में बढ़ के हो गया था ऑलमोस्ट 55 लाख करोड़ रुपए, यानी 149% से इंक्रीज। सो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जब शासन में आई 2014 में, सो इंडियन गवर्नमेंट का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट था 55 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2023 में बढ़ के हो गया 155 लाख करोड़ रुपए, यानी बीजेपी के कार्यकाल में टोटल आउटस्टैंडिंग डेट पिछले 10 साल में 181% से बढ़ा है। अब ये देखने से आपको एक बात लगेगा कि क्योंकि बीजेपी के टाइम पे डेट ज्यादा था, बीजेपी ने ज्यादा पैसा उठाया, इसलिए इकोनॉमी गंदे से मैनेज हो रही है और ये एक नुकसान वाली चीज है। लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, और यही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। Nearly $33 trillion. That's what the U.S. national debt was as of early September 2023. Is there a reason you should want debt to be zero, precisely zero? No, there's no reason for that. Debt has many useful purposes. It's very useful for emergencies. So अगर किसी भी कंट्री की डेट की सिचुएशन को देखना है, so डेट को कभी स्टैंड लोन में नहीं देखा जाता, डेट को देखा जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो कैलकुलेट करके। यही चीज मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। अभी कुछ साल पहले एक कंट्री है अल्बेनिया, जहां का पब्लिक डेट था $10 बिलियन। वहीं इंडिया का पब्लिक डेट था $1800 बिलियन। तो यहाँ पे आपका पहला इंप्रेशन शायद ये हो सकता है कि इंडिया का डेट कितना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अल्बेनिया। लेकिन अगर हम दोनों कंट्रीज की नेशनल इनकम और जीडीपी को देखें, सो दोनों ही कंट्रीज का पब्लिक डेट अपनी अपनी नेशनल इनकम का 70% था। सो इसका रीजन ये है कि इंडिया का जीडीपी अल्बेनिया के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 900 टाइम्स ज्यादा है।
वर्ल्ड बैंक ने एक थ्रेशोल्ड दिया है कि अगर किसी भी कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत लंबे समय तक 77% से ऊपर रहता है तो वो एक खतरे की घंटी हो सकती है किसी भी देश के लिए। सो अगर हम दोनों सरकारों के कार्यकाल में डेट टू जीडीपी रेशियो को कंपेयर करें सो आप देख ही सकते हैं कि 2004-5 में ये था 82%, 79%, उसके बाद 2006 ऑनवर्ड्स 2013-14 तक ये 70% या उसके नीचे 67-66% के आसपास की रेंज में रहा है। और जैसे ही बीजेपी शासन में आई 2014 में बीजेपी के फर्स्ट टर्म में ये 77% से नीचे ही रहा है, लेकिन कोविड में ये बढ़ गया, ऑलमोस्ट 90% को इसने टच किया और कोविड के बाद अगले 2 साल तक भी ये 85 और 86% तक रहा है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का 77% का थ्रेशोल्ड अपने आप में ही डिबेटेबल है, क्योंकि आज हम इंडिया को कंपेयर करते हैं यूएस और जापान के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। तो अगर आप डेटा देखें तो पिछले कुछ सालों और डेकेड्स में आपको दिखेगा कि यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो ऑलमोस्ट 100% के आसपास रहा है और जापान का तो 198% आपको दिख रहा होगा। There are 15 other countries with higher debt to GDP ratios than the US, with Japan having the largest in the world. Economist Stephanie Kelton says Japan's economic situation illustrates why debt isn't as harmful as mainstream economists suggest it is. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो अच्छा है कि बुरा, ये डिपेंड करता है आपका ओवरऑल ग्रोथ परसेंटेज क्या है। सो अगर आपका ग्रोथ रेट इतने सारे लोन्स के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है और आपके पास एक सरप्लस है, यानी कि टोटल रेवेन्यूज आपके ज्यादा हैं एक्सपेंडिचर से, तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो से। यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज ये है कि कॉर्पोरेशंस और देश जो लोन लेते हैं वो इंडिविजुअल लोन की तरह नहीं होता। कॉर्पोरेशंस और देश लोन लेते हैं ताकि वो डेवलपमेंट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकें, अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकें, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकें और लॉन्ग रन में उनको जो पैसा वहां से मिलेगा उससे वो लोन के फाइनेंस चार्जेस को पूरा कर सकें। फॉर दैट मैटर अगर हम इंडिविजुअल लोन्स की बात भी करें तो एक बहुत फेमस ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, आपने सुना होगा, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है। इनके ऊपर 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का डेट है एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन अमेरिका। सो डेटा के कंपैरिजन से ये तो साफ साफ दिखता है कि बीजेपी के कार्यकाल में डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा था इन कंपैरिजन टू कांग्रेस, लेकिन ये सही चीज है बुरी चीज ये तो लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के चौथे और आखिरी चैप्टर में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फिस्कल डेफिसिट को। The Union Budget holds the key to India's financial roadmap, and today we delve into the intricacies of one of its pivotal elements, the fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि किसी देश के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये एक इंडिकेटर होता है कि किस एक्सटेंट तक सरकार बोरो कर सकती है अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, और इसको भी एक्सप्रेस किया जाता है जीडीपी का एक परसेंटेज लेके। फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो उतना ही अच्छा है। ज्यादा फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो सकता है, या फिर डेट का बर्डन भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस को कंपेयर करने से पहले हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कांग्रेस की सरकार को, क्योंकि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इंडिया में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी और बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे। व्यवस्था ऐसे संकट में पहुंची थी जैसा संकट स्वतंत्र भारत के समूचे इतिहास में देखने को नहीं मिला था। हमारी साख, आर्थिक साख एकदम लुप्त सी हो गई थी। 1991 के बाद देश में जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यूपीए 1 या यूपीए 2 की सरकार थी, या फिर 2014 से लेकर अभी तक पीएम मोदी की सरकार थी, ये सभी सरकारों ने इंडिया में जिस भी इकोनॉमिक सेटअप पे काम किया है उसका इनिशिएशन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हुआ था। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लिबरलाइजेशन या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई थी, उससे पहले देश का एवरेज फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था 7.6%। पीवी नरसिम्हा राव की 5 साल की सरकार में देश का एवरेज फिस्कल डेफिसिट था 5.5%। उसके बाद एनडीए की सरकार आई और 1999 से 2004 तक देश का एवरेज फिस्कल डेफिसिट था 5.3%। यूपीए 1 के टाइम पे 4% और यूपीए 2 के टाइम पे 5.2%। 2014 में जब पीएम मोदी की सरकार बनती है सो बीजेपी अपने पहले टर्म में फिस्कल डेफिसिट क्रॉस करती है 3.6% की एवरेज पे। ये 1991 से लेकर अभी तक का लोएस्ट एवरेज फिस्कल डेफिसिट था किसी भी सरकार के
5 साल के टेन्योर का। लेकिन एट द सेम टाइम बीजेपी के सेकंड टर्म में ये परसेंटेज बढ़ के हो जाता है 6.5%। और ये भी जानना जरूरी है कि ये भी 1991 से लेकर अभी तक का हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट था किसी भी एक सरकार के 5 साल के टेन्योर का। सो यूपीए 2 के टाइम पे ग्लोबल रिसेशन का फैक्टर था, बीजेपी 2 के टाइम पे रशिया यूक्रेन वार और कोविड-19 का फैक्टर था। लेकिन अगर आप दोनों सरकारों के 10-10 साल के टेन्योर्स का एवरेज निकालेंगे तो फिस्कल डेफिसिट दोनों सरकारों के टेन्योर्स में 4.5 से 5% के बीच में रहा है। सो वीडियो को कंक्लूड करते हुए अगर हम एक क्विक रिकैप करें कांग्रेस के 10 साल वर्सेस बीजेपी के 10 साल, हमने देखा चैप्टर 1 में जीडीपी में कांग्रेस के नंबर्स बेटर थे, चैप्टर 2 इन्फ्लेशन में बीजेपी के नंबर्स बेटर थे, चैप्टर 3 ओवरऑल डेट्स ऑलमोस्ट सेम थे 2020 तक, लेकिन बीजेपी के टाइम पे कोविड के बाद डेट्स का नंबर बढ़ गया। और चैप्टर 4 में हमने देखा फिस्कल डेफिसिट दोनों सरकारों के टेन्योर्स में 10 साल की एवरेज ऑलमोस्ट 4.5 से 5 के बीच में रही। बाकी नंबर और स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि किस सरकार ने कितने अच्छे से इकोनॉमी को मैनेज किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।